हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। आज हम डेयरडेविल के सीजन 3 को एक्सप्लेन करेंगे जो आपको हॉटस्टार पर 13 एपिसोड के साथ मिल जाएगा। डेयरडेविल सीजन 3 की कहानी डिफेंडर सीरीज के बाद शुरू होती है और इसलिए हम डिफेंडर सीरीज के लास्ट में क्या हुआ ये पहले देख लेते हैं। डिफेंडर सीरीज के लास्ट में डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट ये सारे हीरोज एक साथ आए थे। ये सबका मिशन हैंड ऑर्गेनाइजेशन को रोकना था, जिसके वजह से वो हैंड ऑर्गेनाइजेशन के एक मेन बिल्डिंग को ही उड़ा देते हैं, जिससे पूरी हैंड ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ही मर जाए। यहाँ में इलेक्ट्रा भी दिखती है, जिसे हैंड ऑर्गेनाइजेशन ने खुद के फायदे के लिए फिर से जिंदा किया था। डेयरडेविल और इलेक्ट्रा बिल्डिंग कोलैप्स होते समय लड़ रहे थे और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। सबको ऐसा लगता है कि मैट यानी डेयरडेविल इस हादसे में मर गया होगा, पर डिफेंडर के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैट अभी भी जिंदा है। तो अभी यहाँ से हम सीजन 3 में क्या हुआ ये देखेंगे और इसी के साथ डेयरडेविल सीजन 3 के एपिसोड 1 की कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रेजरेक्शन। इसका मतलब होता है कि मर के फिर से जिंदा होना। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है डेयरडेविल से, जो कोलैप्स हो रही बिल्डिंग के अंदर था और बिल्डिंग के साथ नीचे गिरते जा रहा था। डेयरडेविल बिना हेलमेट के होता है और वो एक पाइप से बाहर आता है, जहाँ उसे एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है। डेयरडेविल उसे एक ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम का एड्रेस देता है और अगले ही सीन में मैट वहाँ पहुंच जाता है। मैट की जब आंखें खुलती है तो वहाँ फादर पॉल और सिस्टर मैगी होती है, जो मैट के बारे में बातें कर रहे थे। मैट धीरे धीरे होश में आ रहा था और इलेक्ट्रा के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इलेक्ट्रा भी जिंदा होगी। मैट जब बेड से उठता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, जिसके वजह से वो फिर से नीचे गिर जाता है और उसे वो मोमेंट याद आता है जब वो पहली बार ब्लाइंड हुआ था। मैट बेहोश होने के बाद फिर से होश में आता है और अभी उसके सामने फादर पॉल होते हैं और मैट उन्हें इलेक्ट्रा के बारे में पूछता है, पर फादर पॉल को लगता है कि इलेक्ट्रा उस हादसे में मर गई होगी। थोड़ी देर में वहाँ सिस्टर मैगी आती है और मैट के जख्मों पे ड्रेसिंग करने लगती है। दोनों की बातों से हमें ये समझ आता है कि मैट ने अपना बचपन इसी ऑर्फनेज में बिताया था। अभी सिस्टर मैगी को मैट के पावर्स और वो ही डेयरडेविल है ये पता चल गया है, पर मैट को इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी सेंस करने की पावर चली गई थी और उसे अपने राइट कान से सुनाई देना भी बंद हो गया था। मैगी को लग रहा था कि मैट को वापस अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि उसे यहाँ ज्यादा दिन नहीं रख सकते, पर मैट का कहना था कि बाहर उसकी कोई फैमिली नहीं है, जिसके वजह से वो वापस बाहर नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें कैरन दिखती है, जो मैट के घर पे आई थी और उसके डेयरडेविल के बॉक्स को देख रही थी। कैरन को पास्ट का सीन याद आता है जब मैट ने उसे बुलाया था अपनी सुपर हीरो वाली पहचान बताने। मैट ने यह भी बताया था कि उसके पास कौन सी पावर्स है, जिसे सुनकर कैरन को गुस्सा आता है, क्योंकि मैट ने ये सब कुछ छुपा कर रखा था। कैरन को पहले लग रहा था कि मैट एक एल्कोहलिक है और इसलिए वो हमेशा गिरता रहता है और उसका काम पर ध्यान नहीं रहता, पर मैट ने कहा था कि अभी से वो डेयरडेविल नहीं बनेगा और अभी उसने सुपर हीरो वाली लाइफ छोड़ दी है। प्रेजेंट में कैरन ये सब कुछ याद कर रही थी और तभी वहाँ फॉगी भी आता है। कैरन कहती है कि वो मैट के घर का रेंट पे कर रही है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैट अभी भी जिंदा है। कैरन फॉगी से भी हेल्प मांगती है ताकि वो मैट के लैंडलॉर्ड से बात करे और ये घर किसी दूसरे को ना बेचे। फॉगी इसके लिए रेडी होता है, पर कैरन को समझाता है कि मैट अब मर गया है और ये सब करके कोई फायदा नहीं होने वाला। पर कैरन को ऐसी फीलिंग्स थी कि एक ना एक दिन मैट फिर से वापस आएगा। सीन फिर मैट पे शिफ्ट होता है, जहाँ उसे ऑर्फनेज से शिफ्ट करके एक चर्च में लाया जाता है। ये चर्च का लॉन्ड्री रूम है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए मैट का रहने का इंतजाम यहाँ किया गया था। सिस्टर मैगी मैट को इस रूम में क्या क्या रखा है ये सब कुछ बता रही थी। यहाँ मैट अपनी फीलिंग्स को सिस्टर मैगी से शेयर करता है और एक बाइबल के एग्जाम्पल से ये समझाता है कि अच्छे लोगों को हमेशा भगवान पनिश करता है, इसलिए अभी से मैट असली में एक डेविल बन के जिएगा और मैट मर्डॉक वाली जिंदगी को भुला देगा। यही कि ऊपर वाले के सामने मैं डेविल बनकर मरना पसंद करूंगा, ना कि मैट बनकर जीना। इसके बाद हमें विल्सन फिक्स दिखता है, जो अभी भी जेल में है और अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। तभी वह उसका लॉयर बेंजामिन डोनोवा आता है और विल्सन को वेनिसा के बारे में न्यूज देता है। वेनिसा ये विल्सन फिक्स की गर्लफ्रेंड है, जो अभी दूसरे देश में छुपी हुई है और विल्सन उसे लीगली न्यूयॉर्क शहर में लाना चाहता है। पर बेंजामिन जो विल्सन का लॉयर है वो कहता है कि वेनिसा को वापस लाना बहुत मुश्किल होते जा रहा है और कुछ भी गलती हुई तो वेनिसा को जेल हो सकती है। फिर सीन मैट पे शिफ्ट होता है, जिसे धीरे धीरे सुनाई देने लगा था, इसलिए वो चलने की कोशिश करता है, पर उसकी सेंस अच्छे से काम नहीं करती, इसलिए वो गिर जाता है। वहाँ सिस्टर मैगी आती है, जो मैट को कभी हार ना मानने के लिए कहती है। मैट फिर अपनी नाक को ठीक करने के लिए उसमें पानी डालता है, पर जैसे ही पानी अंदर जाता है उसके नाक से खून बहने लगता है।
मैट को तभी रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स फिर से आ रही है और वो चीजों को छू कर उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता है। मैट को जब एहसास होता है कि उसके सेंस फिर से काम करने लगे हैं तो वो एक्सरसाइज करने लगता है। रूम में यहाँ वहाँ भागने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि मैट अब ठीक हो रहा है। सिस्टर मैगी एक बॉक्सर को लाती है जिससे मैट अपनी बॉक्सिंग और फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। पर फाइटिंग के दौरान मैट की पावर्स फिर से चली जाती है और वो फाइट हार जाता है। इसके बाद मैट उसी लॉन्ड्री में बैठकर चर्च में चल रही प्रेयर को नीचे बैठकर सुन रहा था। तभी मैट अपनी पुरानी कॉस्ट्यूम यानी ब्लैक मास्क और ब्लैक टी शर्ट पहनकर वापस हेल्स किचन की सड़कों पे निकल जाता है। मैट को समझता है कि एक जगह पर एक लड़की और उसके डैड का किडनैप हो रहा है, इसलिए मैट उन्हें बचाने जाता है। मैट उन किडनैपर से लड़ने लगता है, जिसमें किडनैपर उसे बहुत मारते हैं और लास्ट में मैट की जान लेने वाले होते हैं। पर तभी वहाँ न्यूयॉर्क पुलिस आती है और मैट वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम नदीम था। नदीम एक इंडियन कैरेक्टर है और वो अपनी बीवी सीमा के साथ अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था। नदीम और सीमा की बातों से ये समझ आता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और उनको पैसों की कमी है। फिर हमें दिखता है कि उनके फैमिली में एक कैंसर पेशेंट है जिसके ट्रीटमेंट के लिए नदीम ने अपने सारे पैसे लगा दिए। नदीम फिर दूसरे दिन काम पे जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि नदीम एक FBI एजेंट है जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करता है। नदीम ऑफिस में आते ही सीधा अपने बॉस टैमी हेटली के पास जाता है और प्रमोशन की रिक्वेस्ट करता है। टैमी ने नदीम का 3 बार प्रमोशन रुका दिया था और नदीम को अभी इसका रीजन चाहिए था। टैमी कहती है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसका प्रमोशन रुका हुआ है और गवर्नमेंट को लगता है कि नदीम गरीब है, इसका मतलब उसे कोई भी रिश्वत देके फंसा सकता है, जिसके वजह से नदीम को पहले अपना बैंक बैलेंस अच्छा करना होगा, उसके बाद ही उसे प्रमोशन मिलेगा। नदीम ये बात अच्छे से समझ जाता है और टैमी नदीम को विल्सन फिक्स की फाइल देती है। यहाँ FBI विल्सन का मुंह खोलने का ट्राई कर रही थी ताकि वो दूसरे क्रिमिनल्स का नाम बोले और FBI उन्हें पकड़ ले, पर नदीम को पता था कि विल्सन कभी भी कुछ नहीं बोलता। नदीम फिर विल्सन से मिलने जेल में जाता है और उसे सरप्राइज मिलता है कि विल्सन सभी क्रिमिनल्स के नाम बोलने के लिए रेडी था। विल्सन ने नदीम के सामने ये डील रखी थी कि अगर विल्सन ने सारे क्रिमिनल्स का नाम बोल दिया तो FBI वेनिसा को सेफली और लीगली इस शहर में लाएगी। और इसी सीन पर ये फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।